नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे इस अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर नेतागिरी, जिसमें आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे नेता की, एक ऐसे मंत्री की जिसके बारे में लोग कहा करते हैं कि वो भाग्य का बहुत धनी है। एक ऐसे नेता की जिसके बारे में कहा जाता है कि वो युद्ध के मैदान में इस बात की अधिक फिक्र करते हैं कि कहीं हार ना हो जाए, इसलिए हमेशा मोर्चे पर आकर पीछे मुड़ जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हारूंगा तभी जब युद्ध होगी, तो युद्ध से वो पीछे हट जाते हैं। जिनके बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि वो एक बहुत बड़े मौका परस्त व्यक्ति हैं। क्या है वास्तविकता, क्या है सच्चाई, ये तो मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन मैं आपको उस नेता के बारे में बहुत कुछ सुनाने वाला हूँ, बहुत कुछ बताने वाला हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजनाथ सिंह के, भाजपा के एक बड़े दिग्गज नेता के तौर पर प्रसिद्ध राजनाथ सिंह की। ये बात तब की है जब 2002 में भाजपा ने सत्ता गंवाई उत्तर प्रदेश से। तब वो उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसके अगर थोड़ा सा पीछे हम लोग जाएं, इस चुनावी यात्रा के पीछे जाएं, तो एक दौर ये भी था कि जब बीजेपी अपनी चुनावी रैलियां कर रही थी, तो उस वक्त राजनाथ सिंह ही वो व्यक्ति थे जो बोला करते थे, चुनाव कोई भी जीते सरकार तो हम ही बनाएंगे। दरअसल 1996 के चुनाव में जब बीजेपी 176 के आंकड़े पर टिक गई थी, तब राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल मैनेजमेंट ने ही भाजपा को उसके सिंह द्वार तक पहुंचाया था। यह बात और है कि उस वक्त सरकार की सदारत राजनाथ सिंह के बजाय कल्याण सिंह कर रहे थे, और राजनाथ सिंह उस वक्त पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। अब बात मैं करता हूं 28 अक्टूबर 2000 की, जिस वक्त राजनाथ की मुराद पूरी हुई। और ये भी एक कमाल का दास्तां है कि उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी राम प्रकाश गुप्त, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सत्ता से हटा करके राजनाथ सिंह को बतौर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी करते हैं। इसके बावजूद कि राम प्रकाश गुप्त के कैबिनेट में एक वरिष्ठ मंत्री कलराज मिश्र भी मौजूद थे। कलराज मिश्र राजनाथ सिंह के काफी सीनियर थे। कितने सीनियर, इसका अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि जब 90 के शुरुआती दौर में बीजेपी अपने चरम सीमा के ओर बढ़ रही थी, तो कल्याण सिंह सरकार चलाया करते थे, कलराज मिश्र संगठन चलाया करते थे, और राजनाथ सिंह कल्याण सिंह के कैबिनेट में एक मंत्री हुआ करते थे। लेकिन वक्त का तकाजा इस बार कुछ और था, कहीं पर परछाई तो कहीं पर इंजोला, और उसी का कुछ वक्त दिखता है कि अब दौर राजनाथ सिंह का आ गया था। राजनाथ सिंह का दौर आया और उन्हें सियासत कद उनकी बढ़ती गई, और इधर कलराज मिश्र को संगठन ने, पार्टी आला कमान ने सभी लोगों को साधने का उत्तरदायित्व सौंप रखा था। उन्हीं के हाथ में था सभी लोगों को, नेताओं को, मंत्रियों को आपस में बांध सकें। लेकिन 2002 के चुनाव के दौर में, चुनावी रैलियों के दौर में सभी पार्टी और मीडिया के बीच में सबसे बड़ा जो सवाल था, वो सवाल था कलराज मिश्र और राजनाथ के बीच के आपसी झगड़े का। और जब इस झगड़े को सुलझाने के लिए आडवाणी और वाजपेयी आते हैं, तो बड़े ही नाटकीय ढंग से इसके अंजाम का ऐलान होता है। दरअसल राजनाथ को ही बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियों के लिए हरी झंडी दिखानी थी, और उस वक्त प्रेस के सामने राजनाथ सिंह बोलते हैं कि मैं तब तक पार्टी को हरी झंडी नहीं दिखा सकता जब तक मेरे बड़े भाई कलराज मिश्र मुझे आशीर्वाद ना दे दें। ये बात कलराज मिश्र के दिल को छू गई और वो भावुक हो गए। वो राजनाथ सिंह की ओर बढ़े, उनके हाथ में कलाई में कलावा बांधा, तिलक लगाएं और आशीर्वाद दिए, और बोले विजय भवा। और ये भी बोले कि मैं तुम्हें ये आशीर्वाद केवल बड़े भाई के नाते नहीं, मैं तुम्हें ये आशीर्वाद एक ब्राह्मण के नाते भी दे रहा हूँ। दरअसल ये भाजपा के तरफ से स्वर्णों को साधने का एक तरीका था।
ये अलग बात है कि उस चुनाव में भाजपा जीत तो नहीं पाई, लेकिन राजनाथ सिंह विपक्ष के नेता बनने को तैयार नहीं थे और इसी का नतीजा ये हुआ कि उस चुनाव के हारने के बावजूद उसके कुछ ही समय बाद राजनाथ को कैबिनेट मंत्री बनाकर केंद्र सरकार की तरफ बुला लिया गया। तो इस कहानी से एक बात तो हमारे सामने साफ हो जाता है कि राजनाथ सिंह के बारे में जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो भाग्य के बहुत धनी हैं, ये कहीं ना कहीं सत्य है। और अभी भी अगर आपको यकीन नहीं आता है तो कलराज मिश्र से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो कतई ये बात मानने को तैयार नहीं कि राजनाथ को जो भी मिला वो उनकी काबिलियत की वजह से मिला। वो यही मानते आए हैं कि राजनाथ को जो भी मिला वो उनके किस्मत की वजह से मिला। वरिष्ठ होते हुए भी कलराज मिश्र हर बार पिछड़ते चले गए, इसके बावजूद कि 2002 के चुनाव में भाजपा पहले से उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर आ चुकी थी। उसके बावजूद राजनाथ सिंह को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया और वो राज्य स्तर के मंत्री के से राष्ट्रीय स्तर के मंत्री तक पहुंच गए। कलराज मिश्र जिसे भाग्य कहते हैं, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग उसे मौका परस्ती भी कह दें। और इसका हमें उदाहरण दिखता है उत्तर प्रदेश में, जब कल्याण सिंह का अटल बिहारी वाजपेयी से एक युद्ध छिड़ गया, आपस में राजनीतिक मोर्चा खुल गया था। तो उस राजनीतिक मोर्चे में राजनाथ सिंह इन दो बड़ों के लड़ाई में अटल बिहारी वाजपेयी के मोहरे बनने को तैयार हो गए और इनाम में राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री का पद भी मिला और बाद में कैबिनेट मंत्री का पद भी मिला और वो राज्य स्तर के नेता से राष्ट्रीय स्तर के नेता तक पहुंच गए। उनके जीवन का दूसरा मौका तब आता है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लाल कृष्ण आडवाणी को हटा करके राजनाथ सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव लाती है। ये संघ को ऐसा प्रतीत होता है कि ये राजनाथ सिंह के तरफ से किसी के लिए भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ किसी के प्रति इनका विरोध नहीं होगा और ये सोचकर राजनाथ सिंह को पार्टी आला कमान बनाने का गुजारिश करती है। यहाँ पर आडवाणी और राजनाथ सिंह के बीच में एक ऐसा दौर भी आता है जब ऐसा लगने प्रतीत होने लगा था कि इन दोनों के बीच में अब खुला युद्ध हो सकता है, लेकिन राजनाथ सिंह की यह खूबी रही है कि वो युद्ध के मुहाने तक पहुंचते ही कदम पीछे कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि राजनाथ सिंह हार और जीत के बजाय इस चीज़ पर अधिक जोर देते हैं कि कहीं हार ना हो जाए। और हार तभी होगा, जय पराजय तभी होगा जब युद्ध होगा। जब युद्ध ही ना हो तो जय पराजय कैसा। शायद उन्हें यह सीख उमा भारती और शंकर सिंह वाघेला और ऐसे कई नेताओं के हश्र को देखते हुए मिला। इस विरोधी स्वभाव की वजह से या इस स्वभाव की वजह से उनके विरोधी ये बोलते हैं कि राजनाथ सिंह एक कमजोर व्यक्ति हैं और उनमें साहस की कमी है। अब वो कमजोर हैं या नहीं हैं वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात तो तय है, अपने इन्हीं सब कारणों से राजनाथ सिंह हर बार जीतते चले गए। दूसरी बार अध्यक्ष पद मिलने के बाद राजनाथ सिंह को ये लगने लगा कि अब वो प्रधानमंत्री की रेस में दौड़ सकते हैं और ये चाह भी रहे थे, लेकिन उनके सामने नरेंद्र मोदी पहाड़ की तरह खड़े हो गए। यहाँ पर मोदी वर्सेस जब आडवाणी का वक्त चला तो वहाँ पर वो सोचे कि मोदी का साथ दे करके आडवाणी से अपना पुराना हिसाब चुकता कर लेते हैं और वो मोदी के खेमे पे आ गए। दरअसल मोदी को भी राजनाथ की ज़रूरत थी और राजनाथ को भी मोदी की ज़रूरत थी और इस वजह से यह दोस्ती दो ज़रूरतमंदों की दोस्ती थी। दरअसल राजनाथ सिंह को और पार्टी को ये बात पता चल चुका था कि मोदी अब रोके रुकने वाले नहीं हैं किसी के भी, और ये बात पता चलता है जयपुर में। उस वक्त के तत्कालिक गुजरात के राज्यपाल कमला बेनीवाल की पोती की शादी थी जयपुर में, जहां पर मोदी भी पहुंचते हैं और वो जब वहां पहुंचे स्टेज पर वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए तो कहीं से आवाज़ आई मोदी मोदी, और उसके बाद पूरा वो माहौल गूंज गया इस बात से, मोदी 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 के आवाज़ से के नारों से गूंज गया और इस बात से मोदी खुद चौंक गए और मोदी के साथ साथ
पार्टी के आलाकमान भी समझ चुके थे कि मोदी का लहर आ चुका है, मोदी का दौर आ चुका है और मोदी को प्रधानमंत्री पद के तौर पर लाना सबसे बेहतर होगा भाजपा के लिए। लेकिन जब पार्टी आलाकमान में प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी को उम्मीदवार बनाने का बात उठता है, ये घोषणा के लिए बात उठता है, मीटिंग होता है, तो उसमें सुषमा स्वराज वो महिला थी जो बोली कि सब पछताओगे, लिख लो मेरा नोट लिख लो, मेरा नोट लिखित में होना चाहिए कि सब के सब पछताओगे। उस वक्त राजनाथ सिंह डिगे नहीं, वो मोदी के साथ हो लिए, सोचे कि फिलहाल मोदी के साथ मिलकर के सबों को निपटा लेते हैं, बाद में मोदी को भी देख लेंगे। लेकिन 2014 के चुनाव के नतीजे राजनाथ सिंह को निराशा में डाल दिए और राजनाथ सिंह को इस बात का अफसोस रह गया कि बाजी उनके हाथ से होकर निकल गई।